नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत और मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटी। पॉलिटी में हम देखेंगे भारत की प्रस्तावना को, यानी भारत के प्रेम्बल को। हम इसमें इससे पहले हमारी भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन या फिर उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ चुके हैं। आप इससे पिछले वाला लेक्चर मेरा खोलिएगा, उसमें आप देख देख सकते हैं इनको। तो भारत की प्रेम्बल जो है अभी बीए के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एमए के छात्र और इसी के साथ सिविल सर्विसेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रस्तावना है हमारी, एक आदर्शवादी अंग भी इसको कह सकते हैं। और इसमें हम प्रेम्बल को हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे कि और मैं दोनों में देखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मैं आपको हर एक वर्ड का, जो हमारी प्रस्तावना है उसके हर एक वर्ड का एक अपना जो मीनिंग है उसको बताऊंगा। और उसी के साथ जो भारत की प्रस्तावना है उसको अच्छे से, पूरी प्रस्तावना को नॉर्मल पढ़ेंगे नहीं, हम पूरा समझेंगे प्रस्तावना को। तो मेरे साथ बने रहेगा और मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लेने वाला हूँ भारत की प्रस्तावना को समझाने में। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारत के संविधान में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है, तो ये भारत की उद्देशिका मैंने अभी पढ़ चुका हूँ। मैं आपको इसकी पूरे एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन तक, तो ये इंग्लिश में है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत का जो उद्देशिका है उसमें सोर्स क्या है। सोर्स मतलब जो इस आदर्शवादी समाज के बारे में है, जो ये पूरी उद्देशिका है ये एक आदर्शवादी समाज के बारे में बता रही है भारत के। तो इसमें सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, तो इसके सोर्स है भारत के ही लोग, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग ही बता पाएंगे कि उस देश को किस तरीके से चलाना है या फिर उस देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका सोर्स हम भारत के लोग ही हो जाता है। उसके साथ हम देखेंगे नेचर, भारत का जो नेचर है यानी भारत की जो प्रकृति है वो क्या है। सबसे पहले ही प्रकृति यहाँ से हम पढ़ेंगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें हमारी भारत की प्रकृति छुपी है। तो सबसे पहला जो वर्ड है इसमें है प्रभुत्व संपन्न। भारत की प्रकृति कैसी है, प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ अगर आपको पता हो तो ये प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता का अर्थ क्या होता है। प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि हर एक राष्ट्र की, हर एक देश की अपनी एक प्रभुसत्ता होती है। जैसे भारत है, भारत अभी चाइना के अंडर कंट्रोल नहीं है, वो अपना एक इंडिपेंडेंट देश है, अपनी एक स्वतंत्रता है उसकी पूरे राष्ट्र की, तो उसे कहेंगे प्रभुसत्ता। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी वो अपना एक इंडिपेंडेंट देश है, उसकी एक अपनी पूरे विश्व में अपनी एक भूमिका है, वो किसी चाइना या फिर किसी अन्य देश के अंडर नहीं है। तो प्रभुत्व संपन्न आप समझ गए। दूसरी प्रकृति आती है भारत में, भारत की जो दूसरी चीज है, दूसरा नेचर है, वो आता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ यहाँ पे कार्ल मार्क्स से नहीं है। समाजवादी का अर्थ है कि यहाँ जो भी रूल्स या रेगुलेशन बनेंगे वो समाज के हित में बनेंगे, समाज कल्याण के लिए बनेंगे, तो उसको कहेंगे समाजवादी। तीसरी प्रकृति आएगी भारत की, या तीसरा नेचर आएगा भारत का, वो आएगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर, सेक्युलर इसको कहते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ हुआ भारत में लगभग 8 धर्म या 8 धर्मों से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उन सब में भेदभाव ना हो, या उन सब में भेदभाव की भूमिका, भेदभाव की भावना ना हो, उन सब के बीच एक दूसरे से लेके हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव का भावना ना हो, या फिर हिंदू क्रिश्चियन के बीच भेदभाव की भावना ना हो। इन चीज़ों को बहुत ही माइनर तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि जो हमारा देश है उसमें 8 से ज़्यादा धर्म के लोग रह रहे हैं, उन धर्मों के बीच आपस में जो भेदभाव की भावना है वो ना हो, एक सेक्युलर भावना हो, यानी सभी धर्मों के समान वाली भावना हो, तो उसे कहेंगे पंथ निरपेक्ष। चौथी जो प्रकृति है भारत की वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या हुआ, लोकतांत्रिक का अर्थ हुआ कि जो भारत है, भारत में प्रजा है, प्रजा यानी जो हम भारत के लोग हैं वही डिसाइड करते हैं कि भारत में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या भारत में जो सरकार बनाएगा वो सरकार हमसे चुन के आती है, हम भारत के लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, तो उन देशों को लोकतांत्रिक देश कहते हैं।
तो भारत इस हिसाब से एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो मैंने आपको प्रकृति यहाँ पे भारत की बता दी। सबसे पहले मैंने भारत का जो इस उद्देशिका है इसका सोर्स आपको बताया कि सोर्स क्या है। सोर्स है हम भारत के लोग। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि भारत की प्रकृति क्या है। उसमें सबसे पहली चीज आएगी प्रभुत्व सत्ता। प्रभु सत्ता यानी प्रभुत्व संपन्न देश है भारत। दूसरी चीज समाजवादी। तीसरी चीज पंथ निरपेक्ष और चौथी चीज लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये चीजें हमारी प्रकृति हो जाती है भारत की। इसी के साथ दूसरी चीज जो आएगी वो आएगी न्याय। हम भारत के समस्त नागरिकों को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलेगी, समता मिलेगी और बंधुता मिलेगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा। न्याय मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगा, समता मिलेगी और बंधुता। न्याय का अर्थ आप जानते ही होंगे, स्वतंत्रता आपको पता ही है, समता का अर्थ हुआ समानता और बंधुता मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो न्याय जो हम भारत के लोगों को मिलना चाहिए वो भी 3 स्तर पे मिलना चाहिए, 3 तरीके का मिलना चाहिए। पहला आएगा सामाजिक, दूसरा आएगा आर्थिक और तीसरा आएगा राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय का अर्थ यहाँ पे मेनली हुआ कि समाज में भेदभाव की भावना को हटाकर, जैसे भेदभाव की भावना को हटाकर उसमें न्याय मिले, यानी सभी धर्मों को या फिर सभी जो कास्ट है उसको समान न्याय मिले। इसी के लिए अनुच्छेद 17 में हमारे पास अनटचेबिलिटी वाला पूरा अनुच्छेद आ जाता है। अनुच्छेद 17 पढ़िएगा, उसमें आपको सामाजिक न्याय अच्छे से मिल जाएगा। इसी के साथ आर्थिक न्याय मतलब पूंजीवादी जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ सभी को बराबर रिसोर्सेज मिले, सभी को बराबर संसाधन मिले, पूंजीवाद ज़्यादा ना फैले, जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा ना हो, अमीर और गरीब के बीच खाई ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, मैनेज करके चलें, तो वो आर्थिक न्याय में आ जाएगा। तीसरी चीज़ आएगी राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ हुआ कि जो पॉलिटिकल स्तर पे है, जो राजनीतिक स्तर पे है वहाँ भी न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमें मिलनी चाहिए स्वतंत्रता। अब किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अगर आपको मैं न्याय बता दूं, न्याय हमारे पास आएगा अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 आप पढ़ेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 14, इसमें आप डाइसी का रूल भी पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 14 को आप दोबारा पढ़िएगा। अनुच्छेद 14 आपको पूरा न्याय समझा देगा यहाँ पे। इसी के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सबसे पहले मिलेगी विचार की, यानी थॉट्स की। हम क्या सोचते हैं, हमें अपने सोचने पे पूरी स्वतंत्रता है, हमारे ऊपर सोचने में कोई दबाव नहीं डाल सकता। दूसरी चीज़ अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। हमारे पास अनुच्छेद 19 में हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 ये मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें कुछ भी बोलने, अभिव्यक्त करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक हम पे नहीं लगा सकता है। रोक टोक लगती है, वो लगती है मिलिट्री पे। अनुच्छेद 35 आप इसमें पढ़ेंगे, मिलिट्री पे किस तरीके से रोक टोक लगती है, मिलिट्री के बंदों पे। 32 से 35 के बीच में आप वो पढ़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए विश्वास की। आप किसी भी धर्म में क्या विश्वास रखते हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, ठीक है, और उपासना करते हैं, पूजा पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो हमें किसी भी धर्म में विश्वास रखने की स्वतंत्रता है, उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और उस धर्म की उपासना यानी पूजा पाठ करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये हो गया। और ये जो धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता जो है, ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आपको देखने को मिल जाएगी हमारे संविधान में। तो आप ये देख रहे होंगे कि सारे अनुच्छेद इसके अंडर कवर हो जाते हैं। सारे अनुच्छेद जो मेन अनुच्छेद है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। इसी के साथ जो हम आगे देखेंगे वो पढ़ेंगे समता। समता यानी समानता, समानता यानी इक्वालिटी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा की समता में कैसे मिलेगी, कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, तो उस प्रतिष्ठा जो होगी व्यक्ति की, वो सभी धर्म या फिर सभी जाति के लोगों में समान पाई जाएगी। दूसरा अवसर की समता। अवसर की समता कैसे, अब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सार्वजनिक हित पे सरकार जॉब्स दे रही है, उनकी जो समता है, वो अवसर की समता, सभी धर्म या फिर सभी जाति के लोगों को समान मिले, उसमें भेदभाव ना हो। कल के दिन गवर्नमेंट ये ना बोले कि हम अपनी जॉब सिर्फ ब्राह्मण लोगों के लिए निकाल रहे हैं,
ये SC ST वाले या फिर कोई मुस्लिम धर्म के लोग इसमें इस जॉब में अपना आवेदन नहीं दे सकते। तो ऐसी चीज़ों को बखान किया गया है। इसमें कहा गया है कि अवसर की समता मिलेगी सभी धर्मों में, सभी जातियों में जो अवसर की समता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की समता है, वो समान मिलेगी। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपको अनुच्छेद 16 में मिल जाएगी। अनुच्छेद 16 यहाँ पे आप देख लेंगे। अवसर की समता यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला पूरा अनुच्छेद 16 में आता है। और अगर नॉर्मल समानता आप देखेंगे, जाति धर्म लिंग आधार के आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं होगा, वो अनुच्छेद 15 में आ जाता है। तो मैं आपको अनुच्छेद भी इसके साथ साथ कवर करा के चल रहा हूँ, तो लेक्चर को आगे भी बने रहिएगा। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है व्यक्ति की गरिमा। किसी व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है। आप किसी अननोन पर्सन को गाली नहीं दे सकते, उसकी गरिमा का हनन होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारी प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने की बात कही है। दूसरी चीज़, राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता का अर्थ हुआ, मान के चलिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध है और हमारे सपोर्ट में हमारा ही देश नहीं है, हमारे देश के लोग हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो उसको कहेंगे राष्ट्र की एकता। तो राष्ट्र की एकता भी होनी बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। तीसरी चीज़ जो आएगी, अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। आप सुना होगा कि आजकल बहुत नारे चलते हैं अखंड भारत के। अखंड भारत में टोटल 11 जो थे देश थे वो शामिल थे। अशोक के टाइम में अखंड भारत हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से था। अखंड भारत का अर्थ है, मान के चलिए अभी मैं भारत के उत्तराखंड राज्य में बैठा हूँ। कल के दिन उत्तराखंड बोले कि मैं अपना एक अलग देश बनाना चाहता हूँ, उत्तराखंड एक राज्य नहीं बल्कि भारत से एक अलग देश बन के रह जाए, तो वो भारत की अखंडता का हनन होगा, भारत की अखंडता उसमें टूटेगी। तो अखंडता का अर्थ जो है वो है कि सभी राज्य जो हैं वो भारत के अंडर ही रहे। और अखंडता का जो मेनली कार्य है, अगर आपको बताऊं तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, हमारे भारत का लौह पुरुष, और उनका सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी बनी है भारत में ही है। तो इस तरीके से जो उन्होंने लगभग 562 जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट का अर्थ क्या हुआ, जो राजाओं के राज्य थे उनको मिलाकर भारत बनाया है, भारत की अखंडता बनाई रखी है। तो उनका योगदान भारत की अखंडता में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके साथ दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान, दृढ़ संकल्प का अर्थ आपको पता ही होगा, एकदम दृढ़ होके, यानी अपने एकदम कट्टर मन से कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर क्या है, इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। वो कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, इस दिन बन के तैयार हो, इस तरह संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसी के साथ मैंने पूरी प्रस्तावना आपको डिटेल में समझाई है, हर एक वर्ड का मतलब अच्छे से समझाया है। आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, लेक्चर रिपीट पे देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। इसको आप पढ़ सकते हैं कि सोर्स ये है जो मैंने आपको बताया, प्रकृति ये है जो मैंने आपको सब बता चुका हूँ। जस्टिस हमारे पास 3 टाइप के हैं, सामाजिक, आर्थिक, न्यायी। 5 टाइप की स्वतंत्रता है हमारे पास, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 टाइप की हमारे पास समता है, इक्वालिटी है। पहली जो हमारी प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। इसके साथ बंधुता, जो फ्रेटर्निटी है, वो हमारे पास है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी जो एक आदमी है उसकी गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता है कि वो हमारे पास बंधुता है। डेट ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्शन यानी जिस दिन को हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया वो है 26 नवंबर 1949। ठीक है, और इसको हमने एक्सेप्टेंस भी कर चुके हैं। तो इन चीज़ों में मैं आपको कुछ कुछ मेन चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी ये संविधान की उद्देशिका है, मैं आपको बताता हूँ वापस। इस संविधान में 3 चीज़ें जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत आई है, यानी इंदिरा गांधी ने इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए हैं। पहला जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड है सेक्युलर और तीसरा वर्ड है इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर का अर्थ है पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरी चीज़ है वो है हमारे पास इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो हमारे पास ये चीज़ें आई है।
कब आई है? 42वें संविधान संशोधन 1976। किसके द्वारा आई है? इंदिरा गांधी के द्वारा। और हिंदी में बता दूं कौन कौन सी चीजें: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और भारत की अखंडता। ये चीजें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा आया है। और इसके अलावा जो पूरी उद्देशिका है वो कब आई? 26 नवंबर 1949 को। तो इसी के साथ भारत की प्रस्तावना खत्म होती है। धन्यवाद।